सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं विस्तार से डिस्कस करूंगी काव्य प्रयोजन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बड़े ही विस्तार से और बड़ी ही आसान ढंग से बताया था काव्य हेतु के बारे में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। और मैं आपको दिखा दूँ, ये असाइनमेंट है तो आप इसमें मेरे मार्क्स भी लगे हुए देख सकते हैं। ये मैंने अपने ही हाथों से लिखी थी। तो बिना समय ज़ाया किए आज बात कर लेते हैं काव्य प्रयोजन पर। तो अगर आपको किसी भी तरह का बाद में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपका ही, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काव्य प्रयोजन है क्या। दो शब्दों से मिलकर बना है काव्य और प्रयोजन। काव्य का अर्थ क्या है, आप सबको पता है, कविता। और प्रयोजन का अर्थ ऊपर लिखा हुआ है, यानी लाभ और उद्देश्य। अब काव्य सृजन करने का यानी काव्य लिखने का, कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, या फिर कविता लिखने से लाभ क्या है, ये बात संस्कृत आचार्यों ने क्या बताई है, यानी हमारे काव्य शास्त्र में इस बारे में क्या कहा गया है, ये बात मैं विस्तार से बताऊंगी। और किन आचार्यों ने किस प्रयोजन को मुख्य माना है या फिर किन किन प्रयोजनों को माना है, उस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद में। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो मैं बता रही हूँ, आप अगर बीए हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं, या फिर अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी आदि कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भारतीय काव्य शास्त्र पूछा जाता है। और मैं जितना इस वीडियो में बताऊंगी उससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। लिखा है, मानव जीवन का संपूर्ण कार्य व्यापार स्वोद्देश्य होता है, यानी उद्देश्य सहित होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर जीवन में कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी कार्य को बिना उद्देश्य के करता हो। मानव की प्रत्येक कृति प्रेरणा का परिणाम तथा किसी प्रयोजन का वरदान हुआ करती है। काव्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी रचना की प्रेरणा चाहे कुछ भी हो, किंतु उसकी सर्जना का प्रयोजन प्रायः व्यक्त और स्पष्ट होता है। स्पष्ट होगा आपको। प्रयोजन को ही साहित्य का उद्देश्य या प्रतिपाद्य भी कहा गया है। नोट डाउन कर लीजिए। आसान भाषा में कहें तो काव्य रचना के उद्देश्य अथवा काव्य रचना के बाद प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं, काव्य प्रयोजन कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे लिखते हैं कि आचार्य भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं, और नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ भी है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है किन किन को, सुन लीजिए। धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोकोपदेश, लोक उपदेश, दक्षता तथा चरम विश्रांति प्राप्ति। ये सभी शब्द आपको इनका अर्थ पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आगे, किंतु आधुनिक आचार्यों ने सिर्फ यश यानी कीर्ति, बुद्धि वृद्धि यानी जब आप कोई भी कृति पढ़ें तो आपके जो बुद्धि में वृद्धि होनी चाहिए, लोकोपदेश लोक मंगल की भावना, अहितकारी विकारों का विनाश यानी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका विनाश हो जाए, को ही काव्य प्रयोजन माना है आधुनिक विद्वानों ने। यानी कुछ काट छाट कर दी है भरत मुनि द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों में। अब बात कर लेते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से, वन बाई वन। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचनाकार। इन्होंने नाट्य शास्त्र में नाटक के 6 प्रयोजन माने हैं। ये नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा है तो जाहिर सी बात है इन्होंने नाटक के आधार पर ही प्रयोजन बताए हैं, तो इन्हें काव्य का प्रयोजन भी मान लिया जाता है। यहाँ पर मैंने एज इट इज जो श्लोक है वो लिख दिया है, आप चाहें तो लिख लीजिए। अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिख के आएंगे तो भी ऐसा कुछ खास इशू है नहीं, लेकिन अगर लिख के आएंगे तो जाहिर सी बात है, एक जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपकी कॉपी उससे थोड़ी अलग लगेगी, तो आपको अधिक अंक मिलने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाती हैं, या फिर कह लीजिए अधिक अंक मिलते ही मिलते हैं। और नहीं याद करेंगे तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, आप इसका जो अर्थ है वही लिख के आ सकते हैं कोट करके। तो नाट्य धर्म, यश, आयु, हित और बुद्धि को वृद्धि करने वाला तथा लोकोपदेश का जनक ही क्या होगा, नाटक होगा। आगे लिखते हैं आचार्य भामा कहते हैं, काव्य अलंकार में 7 प्रयोजनों का उल्लेख करते हैं आचार्य भामा। और कौन कौन से, सत्काव्य का अध्ययन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति, यानी काव्य का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति भी है। कलाओं में निपुणता, कीर्ति तथा प्रीति प्रदान करना किसका काम है,
काव्य का यानी काव्य के ये 7 प्रयोजन माने हैं आचार्य भामा ने अपना ग्रंथ जो इनका है काव्य अलंकार। आगे बात करें तो आचार्य वामन क्या कहते हैं। आचार्य वामन जो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने लिखा है काव्य के 2 ही प्रयोजन होते हैं, कौन सा, कीर्ति और प्रीति। इनकी मान्यता है कि काव्य रचनाकार को यश देता है और पाठक को प्रीति यानी आनंद देता है। आगे इन्होंने यहाँ पर इनका जो मतलब एज इट इज मैंने कोट भी कर दिया है, उद्धृत कर दिया है श्लोक जो इन्होंने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखा है। तो यहाँ पर दृष्ट व अदृष्ट तथा दोनों के साथ चारों का विश्लेषण के रूप में प्रयोग व्याख्या की अपेक्षा रखता है। दृष्ट यानी जो दिखाई दे, प्रयोजन का संबंध प्रीति से है, अदृष्ट यानी जो ना दिखाई दे उसका संबंध कीर्ति से है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं। आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अनेक पूर्ववर्ती मतों का समाहार करते हुए यानी समराइज करते हुए अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि यश प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, या आप नोट डाउन कर लीजिए कि काव्य का प्रयोजन क्या क्या होता है। यश प्राप्ति यानी यश की प्राप्ति करवाना, व्यवहार ज्ञान देना, अमंगल का नाश करना, तत्काल लोकोत्तर आनंद प्राप्त करवाना, कांता के समान मधुर उपदेश के लिए काव्य का सृजन किया जाता है। कांता सम्मति उपदेश भी आप इसे इन शॉर्ट कह सकते हैं। आचार्य कुंतक ने क्या लिखा है ये भी आप देख लीजिए। आचार्य कुंतक अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में लिखते हैं कि 3 प्रयोजन ही प्रधान हैं, यानी काव्य के 3 प्रयोजन होते हैं। पहला है चतुर्वर्ग की प्राप्ति। अब चतुर्वर्ग में क्या क्या आता है, हालांकि मैंने नीचे लिख भी दिया है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि चतुर्वर्ग में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी इन 4 वर्गों की प्राप्ति करवाना किसका, काव्य का प्रयोजन होता है। दूसरा है व्यवहार आदि के सुंदर रूप की प्राप्ति करवाना और तीसरा है लोकोत्तर आनंद की उपलब्धि करवाना। नीचे मैंने श्लोक भी लिख दिया है, हालांकि बड़ा श्लोक है तो याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको इससे नफ़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं ना श्लोक उनको याद करना आसान भी होता है और एग्जामिनर भी ये बात समझता है। और आप संस्कृत के स्टूडेंट तो है नहीं जो आप पे इतना प्रेशर हो कि आपको ये याद ही करना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक चीज़ मैंने साइड में लिखी हुई है कि मंदबुद्धि राजकुमार। अब ये क्या है, ये अगर बात करूँ CUET PG में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है कि किस आचार्य ने मंदबुद्धि राजकुमारों को एक तरीके से कह लीजिए मतलब उनके संदर्भ में या फिर उनको काव्य प्रयोजन माना है, किनको, मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करना, तो उसमें नाम आएगा किसका, आचार्य कुंतक का। आप इसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ या फिर पंडितराज विश्वनाथ भी इनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ। इन्होंने क्या कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के प्रयोजन में चतुर्वर्ग की प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है। चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके अनुसार शास्त्र का भी यही प्रयोजन है, किंतु शास्त्र का अनुशीलन कष्ट साध्य है और सबको सुलभ नहीं है। काव्य के अध्ययन से जनसामान्य को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लिखा भी है चतुर्वर्ग फला प्राप्ति, यानी चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुखा दल्प धियामपि, ये साहित्य दर्पण में किसने लिखा है, पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा है। तो एज इट इज़ आप चाहें तो याद कर लीजिए या लिख लीजिए। आगे बात करते हैं काव्य के प्रयोजनों का परिचय दे लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर किसका मतलब क्या है। इसीलिए जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको इनके अर्थ नहीं बताए, क्योंकि मैंने बाद में ये लिख ही रखे हैं तो मैं यहीं से आपको बता दूंगी। तो यश प्राप्ति के 2 पक्ष होते हैं, क्या क्या, स्वपक्ष और परपक्ष। स्वपक्ष पता होगा आपको और परपक्ष यानी जो दूसरे पर आधारित हो। स्वपक्ष यानी स्वयं के लिए काव्य रचना करके कभी तो कभी अपने यश का विस्तार करता है और कभी वह काव्य रचकर दूसरों का कीर्ति विस्तार करता है। यानी कभी तो वह स्वयं के लिए लेखन कार्य कर रहा है, स्वयं धन प्राप्ति के लिए, कभी दूसरे व्यक्ति की, जब कोई कभी जो है किसी मतलब राजा की प्रशंसा में गीत आदि लिखता है तो वो परपक्ष पर आधारित होता है। जब वो स्वयं धन प्राप्ति के लिए लिखता है तब वो स्वपक्ष होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं भवभूति और कालिदास का, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का किस तरह से यशगान करके परपक्ष पर आधारित लेखन कार्य किया था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति में क्या बात है, अर्थ प्राप्ति यानी धन प्राप्ति, और ऊपर यश प्राप्ति, यश का मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना।
अब एक जगह पे तो कवि जो है वो स्वयं प्रसिद्धि प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए वो लेखन कार्य कर रहा है, और दूसरी जगह किसी राजा आदि को जो है प्रसिद्धि दिलवाना उसका उद्देश्य है, तब वो परपक्ष पर आधारित लिख रहा है। अब अर्थ प्राप्ति यानी जाहिर सी बात है, जीवन यापन के लिए धन तो आवश्यक है, ये कटु सत्य कह लीजिए आप, जो कुछ भी आपको ठीक लगे। तो अर्थ प्राप्ति के लिए भी लेखन कार्य किया जाता है। अब व्यवहार ज्ञान यानी कि पंचतंत्र, हितोपदेश या भगवत गीता आदि जो है, इनका सृजन व्यवहार ज्ञान के लिए हुआ है। यानी आपको अपने जीवन में या फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने व्यवहार में किन किन बातों को लाना चाहिए, किन किन अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, उसकी बात करता है व्यवहार ज्ञान। अगला आता है शिवे तर्कशतय यानी अमंगल का नाश। तो ये भी आप देख लीजिए, लोकहित साहित्य का प्रधान लक्ष्य रहा है। अतः शिवे तर्कशतय या अनिष्ट निवारण के लिए भी साहित्य लेखन हुआ है। इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तुलसीदास का हनुमान वाहुक, और कबीर दास ने किस तरह से जाति पाति का विरोध किया है मंगल नाश के लिए। आगे आता है पांचवा आनंद प्राप्ति। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि काव्य के आस्वादन से रस रूप अनिर्वचनीय तथा लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ब्रह्मानंद सहोदर की बात की गई है। यानी आपको जो है किस तरह से आनंद की प्राप्ति करवाने का कार्य कौन करता है या फिर किसे करना चाहिए, तो वो काव्य का ही एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। आगे बात करते हैं कांता सम्मति उपदेश का अर्थ क्या है। तो उपदेश की 3 शैलियाँ होती हैं, कौन कौन सी? प्रभु सम्मति, सुहृदय सम्मति और कांता सम्मति। काव्य में कांता सम्मति उपदेश समाहित होता है। जिस प्रकार कांता यानी पत्नी जो है मधुर हाव भाव से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुसार नीति मार्ग पर ले आती है, उसी तरह काम कौन करता है? काव्य करता है। अब आप समझिए, मैं समझाती हूँ। जिस प्रकार स्त्री जो है अपने रूप आदि से, अपने श्रृंगार आदि से पुरुष को सही रास्ते पर ले आती है, उसी तरह काव्य का भी एक महत्वपूर्ण प्रयोजन यही है कि वो व्यक्ति को एक सही मार्ग पर लेकर आए, उसका दिशा निर्देश करे, उसका मार्गदर्शन करे आगे। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आगे ये निष्कर्ष लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैंने काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों का निष्कर्ष साथ में ही लिखा है, तो आपको इसमें दोनों का अंश दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो ये वीडियो एंड होता है। अगर किसी भी तरह का डाउट या कोई क्वेरी रहती है, हालांकि मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी कमेंट का। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो को बनाकर अपलोड करने में। तो आप थोड़ा मेरी मेहनत का भी ख्याल करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, उनकी भी मदद हो जाएगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।